हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 इतिहास के अध्याय 2 राजा, किसान और नगर के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम अध्याय 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार से हम अध्याय 2 राजा, किसान और नगर के बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि इसमें महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, में अभिलेख किसे कहते हैं, जनपदों का उदय कैसे हुआ, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों का अध्ययन कैसे किया गया। कुछ इस प्रकार के पॉइंट इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं और इसका परिचय, इस अध्याय का सबसे पहले हम परिचय जानने की कोशिश करते हैं। तो इस अध्याय का कुछ परिचय इस प्रकार है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद है ना, वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता भी थी जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व चली थी। ठीक है, वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना हुई थी। वैदिक काल में ये ना चारों वेदों की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया। इस समय नए नगरों का विकास हुआ था। ओके, ये कुछ इस प्रकार इसका परिचय दिया हुआ है मोटा मोटा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता आर्य लोगों के द्वारा बनाई गई थी। ये एक ग्रामीण सभ्यता भी थी। इसका जो काल रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। ठीक है, इसी वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपदों का काल आया। इस समय नए नगरों का विकास हुआ। इस समय नए नगरों का विकास हुआ। टॉपिक है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग शुरुआती अभिलेखों और सिक्कों में किया जाता था। ओके, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। जेम्स प्रिंसेप को यह बात पता चल गई कि ज्यादातर अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी राजा का नाम लिखा हुआ है। पियदस्सी राजा का नाम, यानी पियदस्सी का भी अर्थ जानेंगे कि पियदस्सी का अर्थ क्या है। तो पियदस्सी का अर्थ है, पियदस्सी का मतलब होता है मनोहर मुखर्ती वाला राजा, अर्थात जिसका मुख सुंदर हो ऐसा राजा। ओके, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पियदस्सी का अर्थ क्या है। तो पियदस्सी का मतलब होता है मनोहर मुखर्ती वाला राजा, अर्थात जिसका मुख सुंदर हो ऐसा राजा। ओके, अब आगे जानते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिलेख किन्हें कहते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। ओके, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जनपद का अर्थ क्या है। जनपद एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखती है या बस जाती है, उसे जनपद कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जहाँ कोई लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखती है और उसी जगह पर, उसी जमीन पर बस जाती है, उसे जनपद कहा जाता है। कुछ इस प्रकार जनपद का अर्थ था जो कि हमने जान चुके हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ओलिगार्की यह समूह शासन किसे कहते हैं। ओलिगार्की से क्या तात्पर्य है, यह समूह शासन किसे कहते हैं। ओलिगार्की यह समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, उसे ओलिगार्की या समूह शासन कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16 महाजनपद। ओके, 16 महाजनपद प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल माना जाता है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल माना जाता है। बदलावकारी प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल माना जाता है। इस काल को अक्सर प्रारंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते उपयोग एवं सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, इस समय बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में
महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, ये जिक्र मिलता है। हालांकि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार एवं अवंती जैसे नाम अक्सर मिलते हैं। ओके, इससे स्पष्ट है कि ये महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण रहे होंगे। इससे स्पष्ट है कि ये महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण रहे होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था। गण और संघ नाम के राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। हर जनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। किले बंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं तथा नौकरशाही की व्यवस्था होती थी। ये कुछ इस प्रकार आपका टॉपिक दिया हुआ है जो कि 16 महाजनपद को लेकर है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन्हें नोट भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से 16 महाजनपदों के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी हुई थी जो कि आपके सामने है। इसी प्रकार से 16 महाजनपदों में जो प्रथम था वो मगध था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में प्रथम मगध था। मगध के महत्वपूर्ण शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, इसे बताइए। तो चलो मगध के बारे में जानते हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध यानी आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। ओके, मगध क्षेत्र में कृषि की उपज विशेष रूप से अच्छी थी। पहला क्या है, मगध क्षेत्र में ना कृषि की उपज विशेष रूप से अच्छी थी। ठीक है, यहाँ आधुनिक झारखंड में यानी लोहे की खानें उपलब्ध थी, से औजार और हथियार बनाना आसान था। ये इसके कारण थे। और आगे बढ़ते हैं और कारण देखते हैं। जंगलों में हाथी आसानी से मिलते थे जो सेना का महत्वपूर्ण अंग थे। गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण आवागमन और व्यापार सस्ता था, आसान था। राजगीर मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजगीर मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। प्रारंभ में राजगीर यानी आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राचीन नाम था। मगध की राजधानी थी ये एक रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। भाई राजगीर का क्या अर्थ है, राजाओं का घर। ओके, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। पहाड़ियों के बीच बसा राजगीर एक किलेबंद शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया जिसे आज पटना कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया जिसे आज पटना कहा जाता है। इसी प्रकार से देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक महान और शक्तिशाली शासक थे। भाई चंद्रगुप्त मौर्य ना वो प्राचीन भारत के एक महान और शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने लगभग 300 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने लगभग 300 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके गुरु चाणक्य या कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे जिनकी सहायता से उन्होंने नंद वंश को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी। आगे जानते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। जानकारी के प्रमुख स्रोत कुछ इस प्रकार हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। भाई अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो कौटिल्य ने लिखी है। मेगस्थनीज की इंडिका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगस्थनीज ने क्या लिखी है, इंडिका है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ हैं, पुराण है, अशोक के शिलालेख एवं स्तंभ लेख हैं, सिक्के हैं, तोप, गुफाएं तथा अन्य पुरातात्विक अवशेष हैं। कुछ इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं जो कि आपके सामने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। इसी ओर से आगे बढ़ते हैं। आगे चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी जो कि आपको ऊपर भी बताया गया है। ठीक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। इसी प्रकार से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दम का प्रचार। अशोक का दम को समझाइए, अशोक का दम क्या था। इसी प्रकार से इस पर क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दम का प्रचार। अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों तथा पॉलिश किए गए स्तंभों पर खुदवाए थे।
अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों तथा पॉलिश किए गए स्तंभों पर खुदवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया है। उसके धम्म में बड़ों के प्रति आदर है। भाई अशोक के धम्म में क्या है? अशोक का धम्म क्या है? पहला है, अशोक के धम्म में बड़ों के प्रति आदर है, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता है, सेवकों और दासों के प्रति अच्छा व्यवहार है तथा अन्य धर्मों और परंपराओं का सम्मान करना शामिल है। कुछ इस प्रकार से अशोक का धम्म है, ठीक है, जो कि आपके सामने है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का संगठन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप देख सकते हैं। मौर्य सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थी। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि मौर्य सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां क्या थी, इनको बताइए। तो कुछ इस प्रकार थी। पहली उप समिति थी नौसेना यानी जल सेना का संचालन करती थी, ठीक है। दूसरी उप समिति थी यातायात और रसद, भोजन व सामग्री की व्यवस्था करती थी। तीसरी उप समिति थी पैदल सैनिकों का प्रबंधन करती थी। और चौथी उप समिति थी घुड़सवार सेना का संचालन करना। पांचवी उप समिति थी रथ सेना का संचालन करना। छठी उप समिति थी हाथी सेना का संचालन करना। तमिलकम का अर्थ प्रकार है, उपमहाद्वीप के दक्कन और उसके दक्षिण में स्थित तमिलकम वर्तमान के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ भाग में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ था, जिसे तमिलकम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से तमिलकम का अर्थ दिया हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। सातवाहन शासकों को लेकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सातवाहन शासकों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सातवाहन शासकों ने दक्कन यानी दक्षिण भारत तथा मध्य भारत के बड़े भाग पर शासन किया, ठीक है। उनका शासन लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक रहा। सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। भाई सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। कुछ इस प्रकार से सातवाहन शासकों के बारे में कुछ लाइनें, कुछ नोट्स दिए हुए हैं जो कि आप इनको पढ़कर याद कर सकते हैं और इन्हें नोट भी कर सकते हैं। आगे जानते हैं कुषाण शासकों के बारे में, ठीक है। कुषाण शासकों ने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया। भाई कुषाण शासकों ने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया। उनका शासन लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक रहा। प्रथम शताब्दी ईस्वी तक रहा। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क थे। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। यह कुषाण शासकों के बारे में कुछ लाइनें दी हुई हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आप इनको नोट भी कर सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुषाण साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत, कुषाण साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत अभिलेख हैं, साहित्य हैं, सिक्के हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को लेकर है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की थी। इसकी रचना हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की थी। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि और दरबारी अधिकारी थे। हरिसेन कौन थे भाई? समुद्रगुप्त के राजकवि और दरबारी अधिकारी थे, ठीक है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि हरिसेन कौन थे, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि और दरबारी थे। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों और उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। इसी कारण से इसे गुप्त काल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है।
कुछ इस प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के बारे में बताया गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, जो कि कुछ इस प्रकार है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मनुस्मृति। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में लिखा गया था। पाली भाषा में घेपति। पाली भाषा में घेपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। पाली भाषा में घेपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। घेपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। तो आपसे पूछा जाए कि घेपति कौन था, घेपति का अर्थ क्या होता है, तो आप इस आंसर को बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण आपको बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते हैं। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई थी और इसके लेकर बाणभट्ट थे। ठीक है, ठीक है। अग्रहार। अग्रहार का क्या अर्थ है? अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान किया जाता। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था।